हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी3 ई क्लासेज में। बच्चों मैं लाया हूं एसएससी जीडी 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट 3 वाला कंप्लीट पेपर एनालिसिस, जो कि जीके जीएस के पेपर एनालिसिस होंगे, जिसमें 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और लैंग्वेज इसकी हिंदी होने वाली है। आपका टारगेट होने वाला है 20 ऑफ 20 का। आप टारगेट बना के चलिएगा 20 ऑफ 20 का, जिससे आपको 4 फरवरी शिफ्ट 3 के जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं आप अच्छे से कर पाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो जीके जीएस जो है हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एसएससी जीडी हम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत ही जल्द हम लोग आर्मी अग्निवीर का जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर्स हैं जीके जीएस के, उसको भी हम बहुत जल्द लेके आएंगे। आप उसको भी देखिए अगर आपने आर्मी अग्निवीर का भरा हुआ है तो। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन किस ऋषि द्वारा किया गया था? फिर से एक बार प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ कि अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन किस ऋषि द्वारा किया गया था? ऑप्शंस है भरत, वाल्मीकि, शाक्य या फिर अगस्त्य। बताइए कि कौन से ऐसे ऋषि हैं जिनके द्वारा नाट्य शास्त्र का संकलन किया गया था? तो बच्चों वो हमारे ऋषि हैं भरत ऋषि। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ठीक है, और नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि, इनको हम भरत मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भरत मुनि कहते हैं। ठीक है, और सुनिए, इसमें जो नाट्य शास्त्र है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसके अंदर चीज़ें आती हैं नृत्य, संगीत, अभिनय। रुकिए हम लोग इधर लिखते हैं एक बार। हाँ ऐसे, ये हमारे भरत मुनि जी हैं, भरत मुनि। ठीक है, अब देखिए नाट्य शास्त्र क्या है। इसके अंदर आता है नृत्य, इसके अंदर आता है संगीत, इसके अंदर आता है अभिनय, इसके अंदर आता है रंग मंच, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें हमने क्या देखा कि अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र का संकलन जो है भरत ऋषि यानी कि भरत मुनि द्वारा किया गया। नाट्यशास्त्र के अंदर नृत्य, संगीत, अभिनय और रंगमंच किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो बताइए बच्चों, ऑप्शन दिया गया है मृणालिनी साराभाई, शोभा नारायण, संध्या अरोड़ा या फिर रेखा। तो कौन है जिन्हें कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो बच्चों बताइए, ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो बच्चों वह है हमारे मृणालिनी साराभाई को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा कोरियोग्राफी के लिए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और मृणालिनी साराभाई जो है प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कथकली की नृत्यांगना है। याद रखिएगा, मृणालिनी साराभाई कौन है? भरतनाट्यम और कथकली की प्रमुख प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और ये जो ये विक्रम साराभाई की पत्नी है, जो कि विक्रम साराभाई एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उनकी ये पत्नी है। विक्रम साराभाई की पत्नी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के अंदर हमने देखा कि 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित मृणालिनी साराभाई हैं, जो कि एक भरतनाट्यम और कथकली की नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और ये विक्रम साराभाई की पत्नी है, और विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास
कि 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है नवाब समीउल्लाह खान, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सुल्तान मोहम्मद शाह या फिर आगा खान तृतीय। तो बच्चों बताइए कि 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष आपके थे आगा खान तृतीय। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और कहाँ पे हुई थी? ढाका में। ठीक है। बाद में क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको ले लिया। पहले आगा खान तृतीय ने इसकी शुरुआत की थी और बाद में इसके प्रमुख नेता कौन हो गए? मोहम्मद अली जिन्ना। लिख लीजिए, बाद के प्रमुख नेता। ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या देखा कि 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान तृतीय थे। 1906 में जो है इसकी स्थापना जो हुई थी ढाका में हुई थी। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रमुख नेता बन गए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 इंच लंबाई सफ़ेद कार्ड नेट के साथ आंतरिक व्यास वाली दाब मोचन NBA अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होती है। यानी कि इसका जो दाब मोचन है वो कितने इंच का होता है? ऑप्शंस हैं 20 इंच, 19 इंच, 18 इंच या फिर 17 इंच। तो बच्चों बताइए कि क्या आंसर हो सकता है? तो बच्चों 18 इंच का होता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है। इसमें क्या है कि बास्केटबॉल रिंग का जो मानक व्यास 18 इंच का होता है। यह नियम NBA और FIBA द्वारा मान्य होता है। किसके द्वारा? NBA और FIBA द्वारा मान्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि एक चिकनी क्षैतिज मेज पर D दूरी करने वाली M द्रव्यमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बताइए बच्चों कि फिर से प्रश्न को पढ़ता हूँ। एक चिकनी क्षैतिज मेज है जिस पर D दूरी करने वाली M द्रव्यमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन है MD cos थीटा, B MD, C 0 या फिर D MGD। तो बच्चों बताइए कि इसमें आपका आंसर क्या हो सकता है? तो बच्चों इसमें जो आपका आंसर हो सकता है वो 0 होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ठीक है। अब ये 0 क्यों होगा? तो यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो कार्य 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? यहाँ लिख देते हैं, बल तथा विस्थापन लंबवत हो तो कार्य बराबर 0। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, जुएल ओराम, प्रहलाद जोशी या फिर अश्विन वैष्णव। तो बच्चों बताइए कि 2024 में जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों वो हैं हमारे जुएल ओराम। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है। और जुएल ओराम जो हैं उड़ीसा के सांसद हैं। उड़ीसा के सांसद। ठीक है। और ये पहले भी जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। दोबारा इन्हें 2024 में नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास कि बसंत उत्सव अली ए लिगांग भारतीय राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है असम, गोवा, केरल या फिर हिमाचल प्रदेश।
बच्चों ये जो है असम में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अच्छा, इसमें जो है मिसिंग जनजाति का कृषि पर्व है। ये जो बसंत उत्सव अली ए लियांग है ना, ये मिसिंग जाति जो होती है, मिसिंग जाति जो होती है, इनका ये एक प्रकार का कृषि का पर्व है, कृषि पर्व है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये धान की खेती से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? धान की खेती से जुड़ा है। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि बसंत उत्सव अली ए लियांग भारतीय राज्य के असम में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है और अली ए लियांग जो है मिसिंग जाति के का एक कृषि पर्व है और ये धान की खेती से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ताल वाद्य कलाकार एल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ऑप्शंस हैं तबला, मृदगम, घटक या फिर पखावज। तो बच्चों बताइए कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो बच्चों वो मृदगम बजाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और मृदगम जो है दक्षिण भारतीय संगीत का प्रमुख ताल वाद्य है। दक्षिण भारतीय संगीत का प्रमुख ताल वाद्य, ठीक है, और इसे कर्नाटक संगीत की आत्मा कहा जाता है। कर्नाटक संगीत की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के अंदर हमने क्या देखा कि भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ताल वाद्य कलाकार एल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा जो है मृदगम बजाया जाता है। मृदगम दक्षिण भारतीय संगीत का प्रमुख ताल वाद्य है और मृदगम कर्नाटक संगीत की आत्मा इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था? ऑप्शंस हैं मिनांडर, डेमेट्रियस, रुद्रदमन या फिर कनिष्क। तो बच्चों बताइए कि वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था? तो बच्चों गिरनार में जो है अपने शिलालेख के लिए जानने वाला रुद्रदमन था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, रुद्रदमन का जो है जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत में है। ठीक है, ये जो गिरनार है ना, ये संस्कृत में है, संस्कृत। ठीक है, और दूसरा चीज, और यह संस्कृत का सबसे लंबा शिलालेख है। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखा कि वह सबसे प्रसिद्ध शासक वो है जो गिरनार में शिलालेख के लिए जाना जाता है, वो है रुद्रदमन। इसने गिरनार यानी कि जूनागढ़ में अपने शिलालेख संस्कृत में लिखवाए गए थे और ये संस्कृत का सबसे लंबा शिलालेख माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया है? ऑप्शन है बढ़े हुए ट्रैफिक और व्यापार अवरोध, प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार, बहुराष्ट्रीय नियमों में गिरावट या फिर अलगाववादी नीतियां। तो बच्चों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया है? तो बच्चों इसमें जो है आपके प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार ही आपके वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं भाई? इंटरनेट, मोबाइल, परिवहन ने वैश्वीकरण को बढ़ाया है। किसने किसने? इंटरनेट, ठीक है, दूसरा मोबाइल, तीसरा परिवहन, इन सब ने आपके वैश्वीकरण को बढ़ाया है। WTO भी वैश्वीकरण को समर्थन देता है। WTO भी वैश्वीकरण को समर्थन देता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए WTO भी
वैश्वीकरण को समर्थन देता है। ठीक है, चलिए इसमें हमने क्या देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया था, वो सुगम बनाया है वो है औद्योगिकीकरण में तीव्र सुधार। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, इंटरनेट, मोबाइल और परिवहन। WTO भी वैश्वीकरण को आपका जो है समर्थन देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था। ऑप्शन है तृतीय योजना, सातवीं योजना, छठी योजना या फिर द्वितीय योजना। तो बच्चों बताइए कि कौन सी योजना है जिसमें आत्मनिर्भरता तक स्थिरता के साथ वृद्धि करना था। तो बच्चों वो आपका था तृतीय योजना। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 66 तक चली थी। ठीक है, और इसमें जो है आत्मनिर्भरता पर जोर डाला गया था। आत्मनिर्भरता पर जोर डाला गया। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न के अंदर देखा कि वो तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था, जो कि 1961 से 1966 तक चली थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन हैं जयललिता, पन्नीर सेल्वम, MK स्टालिन या फिर कमल हासन। तो बच्चों बताइए कि 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। तो बच्चों तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं 2024 के अनुसार वो MK स्टालिन है, वो अभी भी हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपके करेक्ट है। और MK स्टालिन जो है DMK के नेता है, DMK के नेता, और वे एक करुणानिधि के पुत्र हैं, और वे M करुणानिधि के पुत्र हैं, करुणानिधि के पुत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो बच्चों बताइए कि कौन है जो 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया। तो बच्चों वो आपके हैं अनुराग ठाकुर जी। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। अनुराग ठाकुर जो है खेल मंत्री रह चुके हैं, खेल मंत्री रहे हैं। ठीक है, और फिट इंडिया अभियान जो है, फिट इंडिया अभियान 2019 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 2019 में। तो इस प्रश्न को देखते हैं एक बार और। इसमें फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम अनुराग ठाकुर जी ने किया। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री भी रह चुके हैं, और फिट इंडिया अभियान जो है 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न करता है। शोथ यानी कि सूजन। तो ऑप्शन है लैम्फैटिक फाइलेरियासिस, पित्त ज्वर वायरस, फ्रांसीसेला टुलारेंसिस या फिर जापानी इंसेफेलाइटिस। तो बच्चों इसमें से कौन से ऐसा वायरस है जो मस्तिष्क में आपका सूजन उत्पन्न कर देता है। तो बच्चों इसमें जो है आपका जापानी इंसेफेलाइटिस जो है, ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर शोथ उत्पन्न कर देता है, यानी कि सूजन उत्पन्न कर देता है। ठीक है, और ये एक जेई वायरल रोग है। यह मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है, वायरल रोग है। और किसको प्रभावित करता है? बच्चों को प्रभावित करता है। तो हमने क्या देखा इस प्रश्न के अंदर? देखा कि जापानी इंसेफेलाइटिस जो है एक ऐसा वायरस है जो मस्तिष्क में शोथ यानी कि सूजन उत्पन्न करता है, और ये जेई वायरल रोग है, बच्चों में ये ज़्यादातर प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक
से संबंधित है? विनिर्माण, लोक प्रशासन, विद्युत आपूर्ति सेवा या फिर खनन? तो बच्चे बताइए कि इनमें से कौन सा संबंधित है। तो बच्चों इनमें से जो है आपका जो है लोक प्रशासन प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और ये जो तृतीय क्षेत्र है वो एक सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। इसके अंदर कौन कौन चीजें आती हैं? बैंक, शिक्षा और प्रशासन। ठीक है, इस प्रश्न के अंदर देखा कि निम्नलिखित में से जो है लोक प्रशासन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र एक सेवा का क्षेत्र है, इसके अंदर बैंक, शिक्षा और प्रशासन आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन है शहरी में से ग्रामीण, बी शहरी से शहरी, सी ग्रामीण से शहरी या फिर डी ग्रामीण से ग्रामीण। तो बच्चों बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आपका है सर ग्रामीण से ग्रामीण। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या है? विवाह मुख्य कारण है ग्रामीण ग्रामीण प्रवासन का, मतलब विवाह जो है ग्राम वालों का ग्राम वालों में ही होता है, विवाह ज़्यादातर होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? ऑप्शन है 52वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन। तो बच्चों बताइए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो वो संशोधन था 44वां संशोधन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब संपत्ति का अधिकार किस में है? तो अब संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अब जो है 300A में है, अनुच्छेद 300A में है, याद रखिएगा। पहले आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब उससे हटाकर अनुच्छेद 300A में इसको डाल दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार या फिर भूटान। तो बच्चों बताइए कि धिवेही जो भाषा है वो भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो बच्चों हमारे मालदीव की ये राजभाषा है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ठीक है, दिवेही को ही धिवेही भी कहते हैं। धिवेही जो है इसको हम लोग दिवेही भी कहते हैं, दो नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, अनिवार्य शक्ति या फिर विवेकाधिकार। तो बच्चे बताइए कि इसमें कौन सा अधिकार है जो राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है आपका अनिवार्य शक्ति। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। राज्यपाल के पास जो है विधायी, कार्यपालिका और विवेकाधिकार होते हैं, परंतु आपका अनिवार्य शक्ति नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? ऑप्शन है डॉन जुआन पांड, ग्रेट सॉल्ट लेक, मृत सागर या फिर विश्व महासागर। तो बच्चों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो बच्चों वो है आपका मृत सागर। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। अमृत सागर जो है वो समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित है, समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित है। इसमें जीव नहीं पाए जाते, इसमें जीव नहीं होते। तो इस प्रश्न के अंदर हमने देखा कि निम्नलिखित में से मृत सागर सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है। ये समुद्र तल से भी सबसे नीचे है और इसमें कोई भी जीव नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमारा प्रश्न समाप्त होता है शिफ्ट 3 के 4 फरवरी 2025 का।
ऐसे ही जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी के, वो सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस जीके जीएस का आपको करा दिए जाएंगे, जिससे आपके एसएससी जीडी के जीके जीएस की प्रैक्टिस खूब बढ़िया से हो जाए और आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। बहुत ही जल्द हम लोग जितने भी रेलवे एग्जाम्स हुए हैं, एनटीपीसी के हुए हैं, उसके भी हम शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस लाएंगे, जिससे आप जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्द आप लोग का आर्मी अग्निवीर का भी लाया जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर आपसे ऐसी ही क्लास के अंदर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए।